हमारी जो हैंड राइटिंग होती है ना, वो हमारा नेचर होता है। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को तो आई थिंक लिख के ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करें, तो पेरेंट्स को आप समझाओ कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है। टू हैव दिस मैनिफेस्टेशन सक्सेस को स्ट्रेस चल रहा है, नीट का स्ट्रेस चल रहा है, हर एक लोग बच्चे को प्रेशर दे दें कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, यूपीएससी की बात कर लो, राइट। उसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादातर रोल है। 99% पेरेंट्स को तो ये चीज पता ही नहीं है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो दे शुड बिकम देयर गाइडिंग सिस्टम। Where your child is feeling, passionate about doing the things, you should give them that freedom. अगर बच्चा प्रेशर से कोई काम करेगा, प्रेशर मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो वो रिजल्ट उसका नेगेटिव इमोशन से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो बच्चे को आप वो स्पेस दें। ये एक जिंदगी बदलने वाला पॉडकास्ट है मेरे लिए और आपके लिए भी होने वाला है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, ऐसे बहुत सारे बड़े वर्ड्स अभी हम डेली सुन रहे हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है, मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा क्या होता है, मैनिफेस्टेशन कितने टाइम तक करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर पाते हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कैरियर के लिए, सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, वीज़ा पाने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने ये पॉडकास्ट के अंदर बात किया है निशा मैम के साथ, जो एक सर्टिफाइड मैनिफेस्टेशन कोच है। उन्होंने ये सर्टिफिकेशन बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है जिसका नाम प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट। प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट। तो प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन कंपनी है, जो बहुत सारे सर्टिफाइड लोगों को सक्सेसफुली बहुत सारे लोग वहाँ से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और सक्सेसफुली उनके मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैम ने वो सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। तो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये पॉडकास्ट आपको देखने की ज़रूरत है। आप पेरेंट्स हो तो आपको देखना है, बिकॉज आपके बच्चे को मैनिफेस्टेशन से आप कैसे आगे ले जाओगे। आप स्टूडेंट हो, आप मैनिफेस्टेशन से आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलोगे। आप मिडिल एज में हो, जो मिडिल एज क्राइसिस में हो, या मिडिल एज में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उनके लिए भी मस्ट वॉच पॉडकास्ट है, बिकॉज हमने इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात की है और टेक्निकल, ऑथेंटिकेट और एक्सपीरियंस बेस पे बात की है। तो ये पॉडकास्ट आपको लास्ट तक देखना है। नाउ आई वेलकम यू ऑन माय पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me, Darshan. I'm glad that I'm here today, sharing all the knowledge and wisdom that I have gained from my experience, from my learnings. And here I am to share with all the parents, with all the students, and everyone who is seeking growth in their life, in terms of money, in terms of health, in terms of relationship. Because when you talk about manifestation, it applies to all areas of your life. Yes. तो चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है और सब लोगों के स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिमाग में होता है, मैनिफेस्टेशन। और जो भी वर्किंग प्रोफेशन है, ऑल्सो जो बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, अभी मैनिफेस्टेशन का एक ट्रेंड चल रहा है, या क्रेज तो नहीं बोल सकते, बिकॉज हम आज निशा मैम से पूछेंगे कि व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड द मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक ही है कि मैम, आप इतने साल से ये इंडस्ट्रीज में हो, तो मैनिफेस्टेशन क्या है और मैनिफेस्टेशन इट्स रियल ट्रूथ होता है कि नहीं होता है? Manifestation 100% is backed by science and it works. It's a simple process of converting your thoughts into reality. But yes, this process has lot of concepts. वो understanding अगर होता है तो manifestation easy and effortless हो जाता है। अच्छा, तो like what do you mean by manifestation? Manifestation के फायदे क्या है? मैनिफेस्टेशन का फायदा ये है कि जब आप अपने थॉट से अपनी बाहर की दुनिया बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर थॉट्स इनटू रियलिटी। मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड व्हेन यू हैव द पावर टू क्रिएट योर लाइफ, इट मीन्स एवरीथिंग इज विद इन योर कंट्रोल। सो वी हैव सो मच पावर। आज आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो आपके पिछले कुछ थॉट्स जो आपने पास में क्रिएट किए हैं उसकी वजह से हो रहा है। आपको अपना कल बदलना है, तो आप अपना आज के थॉट्स बदलेंगे तो कल चेंज हो जाएगा। तो मैम, आपने खुद से ये ऑब्जर्व किया है कि आपकी लाइफ में खुद से मैनिफेस्टेशन आपके साथ वर्क किया है, और कोई ऐसा एग्जांपल जो हमारे व्यूअर्स को शेयर कर सकते हो? बहुत सारी जगह पे मैंने मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस किया है। जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरा करियर ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉय फॉर 12 years in the corporate sector to being a coach today
बहुत सारी चीजें खुद इवॉल्व और ग्रो किया है, एंड ऑल ऑफ दैट इज मैनिफेस्टेशन. ओके, एनी एग्जांपल लाइक जो आपने मैनिफेस्टेशन किया और वो टाइम में कंप्लीट हुआ होगा, या यू फील कि यस ये तो मैंने पहले देखा था? सो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है. जब मैं कॉर्पोरेट पे थी तो आई वाज इनटू यू नो अकाउंट्स, लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग बैक एंड नंबर्स गेम. तो कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं, कोई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं. जब मैंने ये सोचा कि मुझे ये फील्ड में आना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि कैसे होगा, बिकॉज फर्स्ट आई हैड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड आई हैड टू बी रेडी टू फेस माई ऑडियंस. सो जब मैं पहली बार फेस कर रही थी और तब मुझे, जब मैंने ऑडियंस को देखा, तब it was the first time when I felt like this is true manifestation. And obviously I have worked upon myself a lot, and so manifestation में ये नहीं है, it's not thinking and just wishing. You have to work towards it. Yes, तो manifestation में आप बोलते हो कि काम करना पड़ता है, तो किस तरह का काम करना पड़ता है और वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन ऐसा है ना कि रात को बस ये 4 वर्ड बोल दो, सुबह उठ के ये 4 चीज बोल दो, हर एक टाइम पे ये कर लो. तो ऐसे बहुत सारे हमने कंटेंट देखे, बहुत सारी रील देखी है. तो एज यू आर अ सर्टिफाइड कोच, सर्टिफाइड ट्रेनर, तो एज अ सर्टिफाइड पर्सन व्हाट योर एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स? सो ये सारी चीजें जो आप बोलते हो कि 4 वर्ड रात को बोल दी और 4 वर्ड सुबह बोल दी, हाँ, दिस इज अ मिथ. इस तरीके से हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. तो अगर आपने सीक्रेट के बारे में सुना हो, जैसे डॉक्यूमेंट्री बहुत पावरफुल है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है, वो 3 स्टेप्स बताती है: आस्क, बिलीव एंड रिसीव. सो अगर मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हमको सिंप्लीफाई करना हो, आस्क इज नॉट सिंपली आस्क. आस्क इज द फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिफाई एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. बी वेरी स्पेसिफिक. जैसे अगर किसी को वेट लूज करना है, कितना वेट लॉस करना है, कब तक करना है, एक टाइम पीरियड, और कैसे करना है. तो वो प्रोसेस जो है कैसे करना है, दैट्स द हाउ ऑफ इट. आपको उसके बारे में ये सोचे घबराना नहीं है कैसे होगा, बट यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर हाउ, बिकॉज दैट्स द एक्शन स्टेप्स यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू आर गोइंग टू टेक टू लूज वेट. सेकेंड स्टेप इज बिलीव. अभी किसी को अगर वेट लॉस करना है बट वो ये बिलीव ही नहीं करता कि मेरे में कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने की, या मैं डाइट पे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, अगेन देन इट विल नॉट वर्क. बिकॉज थॉट्स आप जो क्रिएट कर रहे हो वो आपके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करने चाहिए. वो सबसे बड़ा अगर एक बैरियर आता है जहाँ पे लोग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काम जिनके लिए नहीं करता है, वो यही है, थॉट्स सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं. जब हम थॉट्स को इमोशनल चार्ज देते हैं, पावर देते हैं, रेपिटेडली सोचते रहते हैं, तो वो बिलीफ बन जाता है. अगर आपका वो बिलीफ आपके थॉट से पावरफुल है तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काम नहीं करता. इसीलिए बिलीव मीन्स हैव फुल फेथ कि ये चीज जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए 100% पॉसिबल है. और लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट. तो नहीं, मीन्स बेसिकली अभी मेरे को यही पूछना है कि मैं अभी खुद से मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन वर्ड क्रिएट किए हैं जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कंटेंट देख के ये कुछ स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं कि दिस आर द मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट, ईच एंड एवरी डे आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ग्लास और मे बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट? तो मैनिफेस्टेशन में कोच की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और खुद से मैनिफेस्टेशन करें तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब आप जो स्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स, उसको एफर्मेशंस बोलते हैं. एफर्मेशन, यस. हाँ, तो एफर्मेशंस इज वन ऑफ प्रैक्टिस जो हम बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को काम करने के लिए, लाइक द प्रोसेस शुड वर्क. वो स्क्रिप्ट होती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीवायर करने के लिए. अब रीवायर समझने के लिए आपको वायरिंग समझना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वायरिंग कैसे होता है. सो फ्रॉम चाइल्डहुड टिल year 7, like you know, that's an age जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका होता है, वायर हो चुका होता है. अब ये वायरिंग बनती है हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से, हमारे खुद के थॉट से. अब पेरेंट्स, टीचर्स, नेबर्स, जो लोग हमें जो बातें बोलते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता जाता है. सपोज कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था बचपन में, ऐसा होता है कि वो बच्चे बड़े होके सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, दे स्कोर गुड मार्क्स. बट अगर बचपन में उन्होंने यही सुना है तो काफी, अगर उनका विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इफ दे फील कि मैं यही सुन रहा हूँ, उनका वायरिंग यही है, तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस एंड बैरियर.
इफ बाय बिकमिंग सेल्फ कॉन्शियस अगर वो खुद पे काम करना शुरू करते हैं कि पढ़ाई करना मतलब अगेन यू नो हैबिट्स, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, बहुत सारी चीजें होती है, बट एक विल पावर स्ट्रांग बना लेंगे और समझेंगे कि मेरे कौन से बिलीव्स मुझे ब्लॉक कर रहे हैं और फिर प्रोग्रामिंग करेंगे, जो हम रीप्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो एक स्क्रिप्ट काम करता है, बट अगेन वो स्क्रिप्ट जनरलाइज नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत स्टैंडर्ड एफर्मेशंस हैं। वो नहीं, हमारी बिलीव्स क्या है उसके अनुसार एफर्मेशंस हो तो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। तो मैम कोच का इसमें रोल क्या होता है? बिकॉज जनरली एक बंदा है जो मैं हूँ, जो मैं खुद से मैनिफेस्टेशन करता हूँ, और एक कोच को रख के मैनिफेस्टेशन करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कोच रख के मैनिफेस्टेशन करने से क्या फ़ायदा मिलता है और इंडिविजुअली पर्सनली करने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो कोच क्यों रखना है, तो उसके बारे में बताइए। कोच या मेंटोर हम किसको बोलते हैं? जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वो जर्नी कोच या मेंटोर ने वॉक पास की होती है। दे हैव वॉक पास दैट जर्नी, राइट? अब जब हम खुद से करते हैं तो खुद से मे बी आपने सोशल मीडिया से कुछ वीडियोस देखे हैं या आपने कोई बुक पढ़ी है, बट आपको स्टेप वाइज एक प्रोसेस नहीं पता ये क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। और ये भी हो सकता है जो मैंने रिसीव स्टेप डिस्कस नहीं किया, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। रिसीव स्टेप क्या है? जब आप एक्शंस लेते हो तो आपको ये विश्वास रखना है कि देयर इज अ यूनिवर्सल पावर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव दैट गोल, ड्रीम और डिजायर। एक शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात आपको सब, तो दैट कायनात इज यूनिवर्स। आप गोल सेट करते हैं, एक्शन स्टेप मतलब यू नो देयर आर थिंग्स दैट विल स्टॉप यू, यू विल फील लाइक थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू, यू विल हैव योर ओन फियर्स, यू विल प्रेफर स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन। बट जैसे जैसे वो आप ब्रेक करते जाएंगे, जब आप वो ब्रेक करेंगे देन यू नो यूनिवर्सल फोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव दैट गोल। जो चीज आपको शुरू में लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और छोटी छोटी चीजों में पहले आप वो विटनेस करेंगे। तो कोच का जरूरत यहाँ होती है कि जब आपको लगता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है तो कोच आपको ये बता सकता है कि क्यों काम नहीं कर रही है। यस, तो आपको इसी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द हाउ टू बिकम मैनिफेस्टेशन और सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मैनिफेस्टेशन डाल दीजिए, हम मैम का नंबर आपको भेज देंगे डीएम के अंदर और आप मैम से डायरेक्टली बात कर सकते हो। अभी इफ़ वी कैन स्टार्ट कि कोई भी एक बच्चा है 12th में पढ़ाई कर रहा है, अभी उसकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो बोर्ड की एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है कि थोड़ा बहुत जब एग्ज़ाम का पेपर देखता है या एग्ज़ाम के लिए जाता है तो एक एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए मैनिफेस्टेशन कुछ काम करता है कि नहीं करता है? बिकॉज जो भी पेरेंट्स है और जो भी स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा आप गाइड कर दो कि वो काम करता है तो कैसे करता है ना, उसकी टेक्निक के बारे में थोड़ा बता दो। श्योर। अब एंग्जाइटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंग्जाइटी क्यों क्रिएट होती है? हमारी एक एक्सपेक्टेशन है खुद से, ठीक है, हमने एफर्ट्स लिए हैं, बट एंग्जाइटी क्रिएट होती है जब हमें लगता है कि एक्सपेक्टेशन मीट होगी कि नहीं। डर है। अब डर का ऑपोजिट इन द फील्ड ऑफ कोचिंग इज फेथ। बच्चे ने एफर्ट लिए हैं बट बच्चे को डर है कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्वेश्चंस इजी आएंगे कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दैट फियर, डर की जगह वो फेथ क्रिएट कर सकता है कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने अच्छे से मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जो भी एग्जाम में आएगा मुझे उसके क्वेश्चंस मालूम होंगे। अब इफ यू ऑपरेट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेथ, ठीक है, दोनों डर और फियर एंड फेथ आर ऑपोजिट्स इन द सेंस कि एक आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक फियर में आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो, और फेथ में आप सोच रहे हैं ऐसा होगा, मैंने एग्जाम के लिए एफर्ट लिए हैं, मैंने पढ़ाई की तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। वो थॉट प्रोसेस इटसेल्फ आपकी एंग्जाइटी को कम कर सकता है बिकॉज यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। बाकी टेक्निक्स हैं, देयर आर सम ब्रीदिंग टेक्निक्स जो अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो every 2 hours if they use, so there is a technique called 5-5-5. It's a very simple process and to be done also for 5 minutes. So inhale from your nose for 5 minutes, hold your breath for 5 minutes and exhale from your mouth for 5 minutes. Do this for 5 minutes every 2 hours. When a child is studying, अगर ये प्रैक्टिस करेगा, ये क्या करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को काम रखेगा, और अगर आपका नर्वस सिस्टम काम है तो आप एंग्जाइटी फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एंग्जाइटी फील करते हैं आपका बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है कॉर्टिसोल, और जब वो कॉर्टिसोल बढ़ता जाता है आपके इमोशंस हाई होते हैं, इंटेलिजेंस लो होता जाता है। इंटेलिजेंस लो होगा तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं
ग्रास्पिंग पावर कम होगा, ग्रास्पिंग कम होगा तो मेमोरी कम होगी। तो खुद को एंशियस नहीं करने की सिंपल टेक्निक बहुत पावरफुल होगी, बट अगेन इट हैज टू बी डन एवरी 2-3 आवर्स। ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है बट बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक जाननी है ना, तो कमेंट में मैनिफेस्टेशन लिख दीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीएम कर लेंगे, और जो मैम को डायरेक्टली बात करना चाहते हैं हम मैम की इन्फॉर्मेशन भी आपको भेज देंगे। तो ये हम 12th के बच्चे हैं तो इतना कॉन्शियस नहीं हो गए, तो पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करें? तो पेरेंट्स को आप समझाओ कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है टू हैव दिस मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल। और उनको यही, बिकॉज राइट नाउ आप देख रहे हो कि JEE का बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, नीट का स्ट्रेस चल रहा है, हर एक लोग बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, UPSC की बात कर लो, राइट? उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादातर रोल रहता है। तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस दोगे एज अ मदर और एज अ मैनिफेस्टेशन कोच कि वो अपने बच्चे का वायरफ्रेम किस तरह से करें? So 99% पेरेंट्स को तो ये चीज पता ही नहीं है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो दे शुड बिकम देयर गाइडिंग सिस्टम। फोर्स या प्रेशर से जो भी चीज आप इम्पोज करोगे बच्चों पे, वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वेयर योर चाइल्ड इज फीलिंग पैशनेट अबाउट डूइंग द थिंग्स, यू शुड गिव देम दैट फ्रीडम। अगर बच्चा प्रेशर से कोई काम करेगा, प्रेशर मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, तो वो रिजल्ट उसका नेगेटिव इमोशन से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो बच्चे को आप वो स्पेस दें। तो अभी एग्जाम का माहौल है, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि घर पे कोई आता है तो बोले एग्जाम में पढ़ने जा, तो बच्चे को एक स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, एंग्जाइटी होती है। जैसे आपने पहले तो बता दिया एंग्जाइटी कैसे है, क्या है, लेकिन ये एंग्जाइटी के बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये एंग्जाइटी से बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, एज अ पेरेंट्स, ये सिचुएशन पेरेंट्स को कैसे डील करनी पड़ेगी? एंजाइटी और स्ट्रेस जो क्रिएट होता है वो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को समझना है कि उनका इंटेलिजेंस कम करता है। एनी इमोशनल नेगेटिव इमोशन जब आप इंटेंस फील करते हो तो वो उनकी पढ़ाई, उनकी मेमोरी सब पे अफेक्ट करने वाला है। तो बहुत जरूरी है एक तो बच्चे को आपको घर पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, आप बच्चे पे भरोसा करो और बच्चा खुद पे भरोसा करे। अब खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट अ चाइल्ड कैन यूज। एक सिंपल टेक्निक है जो एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं। तो जहां भी आप खुद को वीक फील करते हो, जहां भी बच्चा खुद को वीक फील करता है, जहां पे उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता कि मैंने मेहनत की है बट आई एम नॉट श्योर, वहां पे पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करें। आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, आप किसी टॉपिक में वीक हो, आप उस टॉपिक को वीक आइडेंटिफाई करें और उसी के अराउंड एफर्मेशंस क्रिएट करें और उसको रिपीट करें। दूसरा एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन का, जहां पे आप ये देख सकते हैं, अगेन विजुअलाइजेशन हैज 2 फॉर्म्स। एक आप एंड गोल पे ध्यान दे सकते हैं कि एग्जाम खत्म हो गई है, आपका रिजल्ट आ गया है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, पेरेंट्स को बता रहे हो, ये आपका स्कोर है। दूसरा तरीका है आपको प्रोसेस विजुअलाइज करना है। आप जल्दी उठे हो सुबह, आपने अपना सब्जेक्ट कॉपी जिसमें आप वीक हो आपने वो पिक किया है, आप उसकी बुक्स पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, ठीक है। आप एग्जाम जा रहे हो, आपकी एग्जाम भी बहुत अच्छी जा रही है और फिर आप एंड गोल देख रहे हो। तो विजुअलाइजेशन क्या करता है, एक रिजल्ट जो आपने क्रिएट नहीं किया वो आपके माइंड में वो रिजल्ट को फेमिलियर बनाता है। तो ये 2 टेक्निक्स हैं, वो बच्चे को खुद में कॉन्फिडेंस लाएगी कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और माइंड को जब चीजें फेमिलियर करती है, जैसे क्रिकेटर्स भी काफी विजुअलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, विराट कोहली हैं, धोनी है, कोई भी शॉट जो उनको प्ले करना है वो अपने माइंड में बार बार प्ले करते हैं, देन इट इज विटनेस्ड ऑन द ग्राउंड। सिमिलरली एक बच्चा भी अगर कॉन्फिडेंटली पहले क्लैरिटी के साथ कि किस चीज पे काम करना है, प्रोसेस डिफाइन करना है, उसको बार बार विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन क्या है, आंखें बंद करें और अपनी 5 सेंसेस को इंगेज करें। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इमेजिनरी और रियलिटी के जो इमोशंस होते हैं उसमें फर्क पता नहीं चलता है। अगर आप आंख बंद करके कुछ चीज इंटेंसली फील करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो आपकी रियलिटी है। बच्चे इसके बहुत फायदा उठा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट
और पेरेंट्स अभी स्ट्रेस के सिचुएशंस जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम, तो ये इनके लिए मस्ट वॉच कंटेंट है। ये रील आप लास्ट तक देखना, बिकॉज वो चीज़, ये रील में जो भी कंटेंट किया बात की हुई है, जो भी चीज़ हमने मैम ने समझाई हुई है, वो करने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और फायदा होगा तो प्लीज़ कॉमेंट के अंदर आप कुछ अच्छे वर्ड डाल दीजिए और DM कर लीजिए, बिकॉज उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो अभी वी विल टॉक अबाउट अभी आप तो दुबई में हो, अभी रह रहे हो, राइट? मैं 2-3 दिन से दुबई में हूँ। तो दुबई में मैंने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर इधर हैं जो जॉब के लिए बहुत जगह पे घूमते हैं, फिर दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। कल हमको एक बंदा भेजा था, ही गॉट लिटिल बिट स्ट्रेस्ड कि यार मैं अभी 15 दिन से इधर हूँ, मैंने बहुत सारे रेज्यूमे भेजे हैं, बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ, लेकिन कॉल नहीं आ रहे हैं या मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसमें मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? तो उन बच्चों को, जो बच्चे अभी दुबई में है और उनको जॉब चाहिए, उनको सक्सेसफुल बनना है, तो उनको मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा, उसके बारे में बता दीजिए। अभी आपने मुझे जब ये सवाल किया तभी आपने मुझे बोला कि वो परेशान है, वो ये सोच रहा है मेरा कुछ हो नहीं रहा है। अभी ये क्या है? थॉट्स। वाह, ठीक है। अभी जब थॉट्स यहाँ से शुरू होते हैं तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। थॉट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इमोशंस प्रोड्यूस करती है एनर्जी फ्यूल करती है आपके एक्शंस को, और वो एक्शन आपको रिजल्ट देते हैं। अभी थॉट ही अगर नेगेटिव चालू हो रहा है आपका, तो इमोशन नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मैं एफर्ट्स ले रहा हूँ, कंपनीज विजिट कर रहा हूँ, रेज्यूमेज भेज रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। वो इमोशन क्या है? इनसिक्योरिटी। वो इमोशन स्ट्रेस है, वो इमोशन नेगेटिव है। वो आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, फिर उसी जगह से आप एक्शन ले रहे हो फ्रॉम दैट प्लेस, तो आपका रिजल्ट भी वैसे आ रहा है। कुछ भी क्रिएट करना है, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, योर थॉट शुड बी पॉजिटिव, योर थॉट शुड बी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन। वो क्रिएशन उस चीज से स्टार्ट नहीं हो सकता कि ये नहीं हो रहा है। क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड पॉसिबिलिटी। ये हो रहा है, ये होगा, और लोगों को जॉब मिली है, और लोग दुबई में सेटल्ड है, मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। तो ये जो आपने बात बताई ना, वो हमारे साथ और हर लोगों के साथ होता है कि जब हम घर पे जाते हैं ना, तो व्हेन वी डिस्कस विद फैमिली मेंबर, मदर के साथ बात करते हैं, फादर के साथ बात करते हैं, वाइफ के साथ बात करते हैं, तो हमारा इमोशन निकल जाता है कि आज का दिन अच्छा नहीं रहा, आज तो ये कर दिया, आज तो उसने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये घर पे जाके ये चीज़ बोलनी चाहिए, और हम इसको सोचते हैं कि ये इमोशन शेयर करने से वी फील गुड। तो मैनिफेस्टेशन में इसको रॉन्ग बोला जा सकता है कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, बिकॉज ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इमोशंस सप्रेस कभी भी नहीं करना चाहिए। जब हम इमोशन सप्रेस करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, और डिफरेंट एरियाज में। कभी कुछ हेल्थ डिसऑर्डर हो जाता है, कभी उसको मनी ब्लॉकेजेस बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो ब्लॉक तो कभी भी नहीं करना चाहिए। इट इज गुड टू एक्सप्रेस इमोशंस, इट इज गुड टू फील योर इमोशंस, ठीक है? नॉट सबसाइड, नॉट सप्रेस। अब इमोशंस को बाहर कैसे निकाले? वन ऑफ माई फेवरेट प्रैक्टिस दैट आई यूज, इट इज कॉल्ड जर्नलिंग। नाउ दिस जर्नलिंग हैज अ स्पेसिफिक नेम व्हिच आई कॉल इट ब्रेन डंप। कभी हम सुबह उठते हैं एंड वी एक्सपीरियंस फ्लेयर ऑफ इमोशंस। we feel burned out क्योंकि exhausted, शायद physically बहुत exhausted है। we feel confused और stressed, business में कुछ चीज़ implement करनी है, या job नहीं मिल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। we are feeling hurt कि कुछ लोग हमें सुना रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही है। so basically there are multiple emotions that you are feeling, so mind is completely blocked। उस टाइम पे जो भी दिमाग में आता है, एक 7 मिनट का टाइमर रख ले, लिखते जाए। और अगर आपको लगता है वो बहुत नेगेटिव चीजें हैं, लिख कर वो शीट, जो पेपर आपने जिस पे लिखा है, उसको बर्न कर दीजिए। जब आप वो शीट बर्न करते हैं, जो आप इमोशंस इंटेंस नेगेटिव फील करते हैं, वो एनर्जेटिक लेवल पे डिसॉल्व होते जाते हैं। अगर इसके बाद आपको और कुछ पावरफुल चाहिए, अब आप वो सारा जो आपने नेगेटिव लिखा है उसको एक बार पॉजिटिव वे में लिखिए, एंड जस्ट एक्सपीरियंस द शिफ्ट इन योर थॉट प्रोसेस। एक, आपका पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा जो आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे थे। दूसरा, आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि आपको यहाँ से क्या करना है। क्योंकि जब हम नेगेटिव फील करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, कंट्रोलेबल्स एंड नॉन कंट्रोलेबल्स। हम क्या करते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन दैट स्पाइरल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, एक प्रॉब्लम जो 1x होती है उसको 5x, 10x, 100x अपने दिमाग में बना देते हैं। तो लिखने से क्या होता है, जब वो इमोशन खत्म हो जाता है, फिर आप एक्चुअल प्रॉब्लम पे फोकस कर पाते हैं। और
लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो अवेयरनेस के साथ नॉन कंट्रोलेबल पे फोकस नहीं करें, जस्ट एक्सेप्ट एंड लेट इट गो, कंट्रोलेबल पे फोकस करें और एक्शन लेते जाए। क्या बात है, दिस इज अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी लोग ये सुन रहे हैं ना, आई थिंक मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल भी क्लियर हो रहे हैं और जो देखने वाले हैं उनके भी फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं, बिकॉज एक सर्टिफाइड कोच जो आपको ये टेक्निक बता रहा है तो ये, और उन्होंने खुद से इम्प्लीमेंट की हुई है। बिकॉज आई थिंक जैसे आपने पहले ही बताया कि आपने अचीव किया है, उसके बाद ही आप गाइड कर रहे हो, राइट? हाँ जी। तो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द व्यूअर्स कि आपको ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखना है। हमने इसकी छोटी छोटी क्लिप निकाल के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रखी है। मैम को भी टैग किया हुआ है और कोलैबोरेशन में किया हुआ है, तो आप मैम के साथ भी बात कर सकते हो। अभी जैसे नौकरी की बात हो गई, राइट? तो अभी पर्सनल लाइफ के अंदर भी इतने सारे बहुत इश्यू रहते हैं, बिकॉज देखो अभी तो हमें इंडिया की बात कर रहा हूँ, दुबई में तो मैं देख ही रहा हूँ कि वेरी फास्ट लाइफ, अभी इंडिया में भी इट्स इज वेरी फास्ट। और इस लाइक कोविड के बाद देखा है, या मे बी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कोविड के बाद देखा है कि लोग एक दूसरे से बहुत मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, और दे आर ऑलवेज फीलिंग इन द स्ट्रेस सिचुएशंस। तो रियलिटी में किसी को भी ऐसी चीज लग रही हो तो पता कैसे चलना चाहिए कि उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट या मैनिफेस्टेशन की रिक्वायरमेंट, तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे जैसे बैठे होंगे कि जिसको भी मैनिफेस्टेशन करना है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये तो पागलपन है। So फर्स्ट चीज तो अवेयरनेस ही है। जो भी बंदा, आई थिंक प्रोक्रास्टिनेशन इज वन ऑफ द सिम्टम, जब हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है पर हम कर नहीं पाते, यस। कि काफी लोग उसको मतलब लेजीनेस टर्म करते हैं, बट ये होता है सो प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है आपको लाइफ में क्या करना है, और या तो आपने इतने नेगेटिव इमोशंस फील किए हैं कि एनर्जेटिकली आप पूरे ड्रेन्ड हैं बट आपको पता ही नहीं है। फर्स्ट सिम्टम यही है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं बट आप कर नहीं पाते हैं, तो वहां पे इट्स टाइम फॉर यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ कि ये भी जो रियलिटी है वो मैंने क्रिएट की है, यहाँ से मैं इसको बदल कैसे सकता हूँ या सकती। ग्रेट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक ही चीज है कि जब भी आदमी को पता चले कि द पर्सन इज डिप्रेस्ड और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कैन it is good to talk to mentor and manifestation coach to guide, because हमारे इंडिया में और बहुत जगह पे ऐसा होता है ना कि ये तो नेचुरल होता है, स्ट्रेस तो सबको रहता है। पुराने टाइम पे ऐसा था कि पेरेंट्स बोलते थे कि यार ये तो हमारे टाइम पे भी रहता है, तू क्यों इतना डिप्रेस हो जाता है। तो एक्चुअली वो फीलिंग्स वो बता नहीं सकते, तो ऐसा बोला जाता है कि ये पागल है, तो उसको कोई मैनिफेस्टेशन कोच को ले जाओ या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ या उधर ले जाओ। तो ये एक टेक्निकल प्रोसेस है कि ये एक मीथ है कि ये चीज करने से ये फायदा होगा। सो डिप्रेशन जो एक फिनोमेना है, अगेन उसके लेवल्स हैं। या वी कैन टॉक अबाउट द स्ट्रेस, कि बहुत ऐसा होता है ना डे टू डे लाइफ में कि फिर कोई सोचता है कि मैं कोई कोच से बात कर लो, कोई मेंटर से बात कर लो, और फिर वो पुराने टाइम पे नहीं होता था कि ये तो लाइफ में चलता ही, इससे क्या मेंटर से बात करना, क्या तेरे को हायरिंग करना है, तेरे को किसी को बताना है, डॉक्टर के वहां जाना है। लेकिन वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बिकॉज उनके इनर जो नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी हुई है वो कहीं पे कहीं उनको इनसाइड ही डिस्टर्ब करती है। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो किसी मेंटर से बात करे, और मेंटर से बात करना उनके लिए अच्छा है कि बुरा है, और वो अपने पुराने जो बोलते हैं ना कि हमारे बाप दादा ने जो बोल के गए हैं कि ये चीज नहीं करनी है, ये पागलपन होता है, तो उसके लिए मेरे को आपसे जानना है कि ये एक्चुअली है क्या। अब इसके लिए मुझे आपको थोड़ा लंबा लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि ये फीलिंग आती क्यों है, ठीक है। एज ह्यूमंस वी ऑल आर मेंट फॉर ग्रोथ, और हम नोटिस नहीं करते हैं बचपन से लेके जब हम स्कूल में होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, ऑफिस में हमारा ग्रोथ जो है वो चलता ही रहता है। यूनिवर्सिटी के बाद अच्छा जॉब मिल गया, जॉब के बाद बीइंग अ फॉलोअर जो सब लोग करते हैं, आप शादी करेंगे, शादी मतलब स्पाउस आपकी लाइफ में आया, यू आर फीलिंग ग्रोथ। फिर बच्चा आया, अगेन फैमिली इज एक्सपैंडेड, यू आर फीलिंग ग्रोथ। फिर अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, अगेन अगर मॉनेटरी आप उसमें रेज मिल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, ग्रोथ 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 एक ऑटो पायलट मोड पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अब 30-35 में मोर और लेस अ पर्सन इज सेटल्ड, फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब या बिजनेस में भी आप सेटल्ड हैं, तो जो ऑटो पायलट मोड पे ग्रोथ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हो जाता है बंद।
हम रियलाइज नहीं करते। एंड दिस इज द फेज वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे फील डिप्रेशन और मिड लाइफ क्राइसिस। क्या है, ग्रोथ एक्सपीरियंस करना अपने लाइफ में बंद कर दिया है और आपको पता नहीं चल रहा है। ये टाइम है जब आपको लगता है आपको कुछ ज्यादा करना है, जब आप वो कर नहीं पाते हो एंड वो सिचुएशन में आप बहुत लंबे टाइम तक रहते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। जैसे इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एसेट्स डेप्रिशिएट करते हैं, हमारा माइंड और बॉडी जब डेप्रिशिएट होती है तो डिप्रेशन फील होता है। क्या बात है, वाह। तो आपने कैरियर, बहुत सारे लोगों को कैरियर में सेटबैक आता है, जैसे आपने अभी भी बात की कि मिड एज के अंदर जनरली क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और कैरियर क्राइसिस होते हैं। तो सेटबैक से कैसे बाहर निकले और मैनिफेस्टेशन सेटबैक को, जिन लोगों को भी सेटबैक है वो कैसे मैनिफेस्टेशन करके ये सिचुएशन को ओवरकम करके अपनी जिंदगी में वापस आए और सक्सेसफुली ग्रोथ फेज में आ जाए। सेटबैक्स, फेलियर, रिजेक्शन, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सक्सेस जर्नी। उसके बिना आप सक्सेस यहाँ से यहाँ जंप करके नहीं पहुंच सकते। आप ट्राई करेंगे गिरेंगे, ट्राई करेंगे गिरेंगे। जैसे बच्चा होता है, चलना कैसे सीखता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। हम रोकते तो नहीं कि भाई नहीं गिर रहे हो तो चलना मत सीखो। इसी तरीके से लाइफ में भी जो भी आपको चाहिए उसकी तरफ जब आप एक्शंस ले रहे हैं, आफ्टर हैविंग द क्लैरिटी क्या चाहिए, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू विल फॉल, यू विल हैव टू गेट अप, देयर माइट बी पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट यू। नहीं है तो आपको खुद को उठ के चलना है। एक रेजिलियंस जो फैक्टर है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फेलियर्स आर मेंट टू बी स्टेपिंग स्टोन्स टू योर सक्सेस अल्टीमेटली। उसको उसी तरीके से देखना है। एवरी सेटबैक हैज अ लर्निंग। आपने कुछ किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसके और 5, 10, 15 तरीके होंगे। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब डिस्कवर किया, ही फेल्ड 1000 टाइम्स। अगर आज उन्होंने 10 बार कोशिश करके गिव अप कर दिया होता तो हम रोशनी में नहीं बैठे होते। तो बात ये, अगर आप अपने गोल की तरफ पैशनेट हैं, इफ यू बिलीव दैट इज पॉसिबल, उसके 100 तरीके हो सकते हैं। डोंट गिव अप। रिजेक्शन, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज गोइंग टू हैपन। यू नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस, यू नीड टू बिकम रेजिलिएंट and work towards it। क्या बात है। तो अभी मेरे को आपसे पूछना है कि मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, तो ये दोनों साथ में होता है या दोनों अलग टर्म है? तो व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? दोनों बिल्कुल अलग टर्म है, बट मेडिटेट करके आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत इजी बना सकते हो। मेडिटेशन क्या करता है, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर आउटर वर्ल्ड इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने इनर वर्ल्ड पे काम करते हैं, इनर वर्ल्ड को चेंज करते हैं, ताकि आपका जो रिफ्लेक्शन आपको आउटसाइड वर्ल्ड में दिख रहा है, विच इज नॉट डिजायर्ड, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, उसको आप चेंज कर पाए। मेडिटेशन खुद के माइंड को काम करना है, और वो कामनेस, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। आप साइलेंस में बैठे, आप ब्रीदिंग टेक्निक यूज करें, आप गाइडेड, लाइक विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सो आप कौन सा मेडिटेशन यूज कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, वो डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल, बट मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट it's a subset. Yeah. It's a very much. Yeah. Very much. It's one technique. तो जो भी लोगों को कंफ्यूजन था ना कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है, आज मैंने सब क्लियर कर दिया है। तो आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग और बच्चे लोग फेल हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, और अभी भी ऐसे भी एग्जाम का माहौल चल रहा है। तो वो जब फेल हो जाते हैं तो दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ रॉन्ग डिसीजन अपनी लाइफ की तरफ से। वो समझ लो कि क्या बोलते हैं ना कि वो फेल हो गया तो उसने कुछ अलग पाथ चूज कर लिया, ही बिकम वायलेंट, और मे बी ही और शी बिकम वायलेंट, और मे बी कुछ और रास्ते पे चला गया। तो पेरेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि अब उनका बच्चा जो फेल हो गया है तो उनको ये सिचुएशन को कैसे संभालना है इन अ फ्रेम ऑफ मैनिफेस्टेशंस, और एज अ मेंटर, एज अ कोच, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहते हो? पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है शुरू से एक तो बच्चों को प्रेशर नहीं डाले कि उनको कौन सा फील्ड चूज करना है। प्रेशर के साथ उनका डिजायर अगर सक्सेस नहीं आता है, देन किड्स स्टार्ट फीलिंग लो। बच्चे लो फील करते हैं, उनको लगता है ये अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगी, उनको लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। फर्स्ट चीज है, बच्चों पे प्रेशर नहीं डाले। और बच्चे अगर अपने डिजायर्ड फील्ड में भी अगर दे आर नॉट एबल टू स्कोर, विच इज एब्सोल्युटली ओके। जब हम स्कूल में पढ़े थे, हमारी क्लास में सब तो टॉपर नहीं थे, बट हर एक इंसान अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, राइट? कंपटीशन आज के टाइम में इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आपका बच्चा अपने डिजायर्ड फील्ड में अपनी खुशी से प्रोग्रेस कर रहा है, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा, बट आपको भी उसमें विश्वास रखना है, और आपको बच्चे में भी वो बिलीफ सिस्टम
डेवलप करना है, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, बट ऑप्शंस हम सबके लिए हैं। अगर यूनिवर्स ने हमको इस दुनिया में लाए हैं तो हमारे लिए एक रास्ता है ही जो हम चुनेंगे, बट विश्वास के साथ। गिव अप नहीं करना है और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। क्या बात है। तो अभी मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, उसमें एक माइंडसेट कोचिंग करके था। तो व्हाट डू यू मीन बाय माइंडसेट कोचिंग? बिकॉज स्टूडेंट लगातार ऐसा सोचते कि फेलरी से डरते हैं कि मैं ये चीज करने से मैं फेल हो जाऊंगा। तो माइंडसेट कोचिंग जो है उनकी कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ा सकती है? जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि माइंडसेट कोचिंग होती क्या है? माइंडसेट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। व्हेन वी से दैट योर थॉट्स कैन क्रिएट योर रियलिटी, थॉट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? माइंड में, ठीक है। और रियलिटी कैसे बनती है? बॉडी से हम कुछ एक्शंस लेते हैं, राइट? तो माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है, वो कैसे काम करता है, वो आता है अंडर माइंडसेट कोचिंग। और अभी जो भी बच्चे हैं जो हमेशा डरते हैं कि ये काम करने से मैं शायद फेल हो जाऊंगा या मैं ये स्टेप करने से शायद फेल हो जाऊंगा, तो हमेशा एक उनके अंदर एक डर रहा करता है कि फेल हो जाऊंगा। तो माइंडसेट कोचिंग से उसको कैसे माइंडसेट कोचिंग करके उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं कि वो उससे कैसे ओवरकम हो सकते हैं? बिकॉज ये सबका प्रॉब्लम होता है कि मैं नया प्रोजेक्ट लूंगा, शायद फेल हो सकता हूँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो और बच्चे को तो ऐसा होता है कि ये शायद मैंने कॉमर्स ले लिया या साइंस ले लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो फेलरी दिमाग में रहती है। तो वो माइंडसेट कोचिंग से और माइंडसेट गोल से कैसे वो चीज सक्सेसफुल बना सकते हैं? डर का अनुभव जब भी हम कुछ नया करेंगे होना ही है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस जो आप करने वाले हैं वो आपके माइंड के लिए फेमिलियर नहीं है। आज जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, फर्स्ट डे गाड़ी में बैठे होते हैं लाइसेंस लेकर, 2 हाथ में लाइसेंस होता है, कितना कॉन्फिडेंट होते हैं हम चला लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 1 महीना, 6 महीना, 6 महीने के बाद आपने अपना डर फेस किया। वो एक माउंटेन ड्यू का एड है ना, डर के बाद जीत है। अब डर के अगर घर पे बैठ गए कि नहीं भाई इतने ट्रैफिक में मैं तो नहीं चला सकती हूँ, मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, बैठ गए तो फिर आपने कर ली ड्राइविंग। बट वो डर को आप बार बार फेस करोगे और फिर एक हाथ पे फोन होगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल, बट आप स्मूथली ड्राइव कर लेंगे। तो डर को फेस करना है, बार बार फेस करना है, आपके माइंड को ये बिलीव करवाना है, आसान है, पॉसिबल है। राइट। तो ये जो आपने मुझे छोटी छोटी बातें की ना, वो हर एक के लाइफ में होती है कि पहली बार जब कोई खाना बनाता है तो भी फेल हो जाता है, पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो भी एक एंग्जाइटी दिल में रहती है, कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो जैसे आपने बोला एंग्जाइटी रहती है। लेकिन ये सारी चीज़ ओवरकम हम खुद से करते हैं। वो करने के बाद भी ये क्यों होता है? बिकॉज कभी भी आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अपने को पता है कि अपने ये पास्ट में ओवरकम कर लिया है, तो भी हमको क्यों एंजाइटी होती है? कुछ चीज डिपेंड करते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, ठीक है, वो हमने भले पब्लिक स्पीकिंग किया हो, बट आपके सामने ऑडियंस हर बार नहीं होगी, वो ऑडियंस आपके साथ इंगेज होगी नहीं। आपका एनवायरमेंट भी आपके अंदर फियर क्रिएट करता है, बट ये फियर तभी ही जाएगा जब आप उस बात को समझेंगे कि फियर इज अ नेचुरल फिनोमेना फॉर योर माइंड। कुछ भी नया प्रोसेस के 9 मंथ तक हम खुद के माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में एक नया एडिशन होने वाला है, ठीक है। हमें बच्चा संभालना बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको उठाना कैसे, उसको सुलाना कैसे, उसको खिलाना कैसे। बट पेरेंट्स की भी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, बट वो डर भी फेस करते हैं और स्मूथली सारे पेरेंट्स कैसे भी अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करते ही हैं। ये विश्वास आपको अपने बच्चों पे भी रखना है। जैसे आपने उनको अच्छे से बड़ा किया है, आपके गाइडेंस में वो बच्चे भी अच्छा करेंगे, बट आप उनको समझिए, आप उनको सपोर्ट करें। कोई भी जर्नी शुरू में मुश्किल लगेगी, पर उनको आप वो टाइम, स्पेस, फ्रीडम दे ताकि वो भी खुद से एक्सप्लोर कर पाए और वो भी अपना ग्रोथ जर्नी खुद डिसाइड कर पाए और चल पाए उस पर। क्या बात है। अभी मैंने एक और चीज के बारे में सुना था मैनिफेस्टेशन के अंदर कि विजन बोर्ड।
तो विजन बोर्ड क्या होता है और ये किसके लिए ये विजन बोर्ड होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग थियरी की तो बात करते हैं, लेकिन एज यू आर अ सर्टिफाइड कोच, आप बताओ कि ये विजन बोर्ड होता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? So, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग क्लियर विथ व्हाट यू वांट. अगर हम डिफरेंट एरियाज ले लें, जो मैं आउटसाइड वर्ल्ड बोलती हूँ, विच इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड विद इन इनसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड में आता है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंसेस. ठीक है, पहले आप गोल सेट कर लीजिए कि आपको हर एक एरिया में क्या क्या चाहिए, और वो गोल्स हर रोज लिखना भी बहुत जरूरी है. ऐसा कहा जाता है कि जब आप गोल हर रोज लिखते हैं, व्हेन यू प्रैक्टिस गोल राइटिंग एवरी सिंगल डे, देयर आर 33% of the chances that you are going to achieve your goal. Wow. तो 33% जर्नी तो ऑलरेडी कवर हो गई. विजन बोर्ड क्या करता है, जब आप रोज गोल लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी. जब आप हाथ से गोल लिखते हैं, आपकी जो वेन्स होती है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है, एंड एनीथिंग दैट यू राइट विथ योर हैंड्स, that is going to activate 10,000 neurons in your brain. Okay. And that energizes your goal. उसके बाद विजन बोर्ड क्या करता है, ये एनर्जी को एक्सपैंड करता है. जो आपने लिखा है आप उसको बार बार देख रहे हैं. अब विजन बोर्ड क्या है, जो भी आपने गोल्स ये चारों एरियाज में डिसाइड किए कि आपको ये चाहिए, आप सिमिलर पिक्चर्स वो विजन बोर्ड पे लगाएंगे. वो क्या करता है, आपके माइंड को बार बार एक तो हैमरिंग होता है कि मुझे ये चाहिए और मेरे सामने है और मेरे लिए पॉसिबल है. सो विजन बोर्ड इन्फ्यूजेस द एनर्जी टू योर गोल्स and makes the goal achievement process easy and effortless. Through empowering your belief system, जो अभी रियलिटी नहीं है बट पॉसिबल. तो आई थिंक जो आपने लिखने वाली बात बोली तो उससे तो मैं एग्री करूंगा, बिकॉज हम पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत टाइम जब मैं विदाउट राइटिंग पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो आई थिंक मेरा माइंड इतना फास्ट और क्विक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है पॉडकास्ट के अंदर. लेकिन मैंने जब से राइटिंग की प्रैक्टिस की है ना, कि मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ये चीज के बारे में पूछूंगा, तो वो डेफिनेटली मेरा पॉडकास्ट नेक्स्ट लेवल पे जाता है. तो ये सच इसका है, दिस इज द टेक्निकलिटी. सो एक लिखने से क्लैरिटी मिलती है. ओके, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि चलो दिमाग में 100 ख्याल है, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं है. तो एक वायर का गुच्छा होता है ना, पूरा उलझा हुआ. जब आप लिखते हो तो वो थिंकिंग प्रोसेस सॉर्टेड हो जाता है. यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. सो राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे मैंने कहा, न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी रिवायर होता जाता है. आप जितना पॉजिटिव बिलीव्स लिखोगे उतना आपका माइंड एब्जॉर्ब करेगा और बिलीव करता जाएगा. क्या बात है. जो भी कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो ये अमेजिंग एडवाइस आज मैंने दी हुई है और मैंने तो एक्सपीरियंस किया है. मेरे को आज पता चला कि बिकॉज राइटिंग की वजह से ये टेक्निकलिटी होती है, जो वायर फ्रेम होता है वो दिमाग में जाता है, देन इट कैन हेल्प यू टू क्रिएट मच मोर गुड कंटेंट. तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. तो ये सबसे पहली चीज मेरे को आपसे पूछनी है कि ये ग्रेटिट्यूड होता क्या है और ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो ऐसे अकड़ में रहते हैं कि ग्रेटिट्यूड तो मेरे को करना ही नहीं है. तो एक वन काइंड ऑफ एटीट्यूड भी बोला जाता है. तो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड में क्या फर्क है? ग्रेटिट्यूड इज अ मोस्ट पावरफुल प्रेयर टू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ. उसको थैंकफुलनेस प्रेयर बोलते हैं. ओके. और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? देयर इज अ सेइंग, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स. What you focus on expands. अब हमारी एज ह्यूमंस क्या आदत होती है, हम ज्यादा उस चीज पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है. ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमारा फोकस शिफ्ट करवाता है उन चीजों पे जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है एंड वी हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड. एटीट्यूड कब आता है, जो हमारी लाइफ में प्रेजेंट है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो होना ही था, ये तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके लिए मुझे क्या थैंकफुल होना है. बट ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जब आप वो चीज पे फोकस करते हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, उसको बढ़ाता है. अगर आप आपकी लाइफ में जो कंफर्ट्स है उसके लिए ग्रेटफुल है तो वो कंफर्ट्स और बढ़ेंगे. पैसे हैं उसके लिए ग्रेटफुल है तो पैसा और बढ़ेगा. अच्छे लोग हैं, लव सपोर्ट अगर आपके फैमिली से है, फ्रेंड से है, तो वो भी और बढ़ेगा. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एंड आई सजेस्ट माई क्लाइंट्स, आई हैव अ ब्यूटीफुल जर्नल जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, which I call it as daily success journal. Wow. इसमें सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो ग्रैटिट्यूड है.
कैसा आपका अगला दिन गया है, उसको आप थोड़ा याद करके और कौन सी चीजें अच्छी गई है वहां से अपना दिन शुरू करें। और बहुत सारी पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं, बट ग्रैटिट्यूड इज समथिंग इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग फॉर मी। ओके, सो या जितना आप लाइफ में जो अच्छा है उस पर फोकस करेंगे वो उतना बढ़ेगा। सिंपल। तब हर चीज के लिए थैंकफुल होते जाइए, हर चीज के लिए थैंकफुल होते जाइए, और वो आपकी लाइफ में वो उतना ज्यादा आता जाएगा। तो मेरे को ऐसे 3 एफर्मेशन या सेंटेंस बता दो ग्रेटिट्यूड के लिए, कि जो कोई भी आदमी हो जो खुद से कर पाए, जो भी फ्री टाइम बैठा है, ये मे बी ये रील देख रहा है और मे बी वो सेव करना चाहता है, तो आप सेव भी कर लो, बिकॉज ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली चीज में मैम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे 2-3 एफर्मेशन वाले जो सेंटेंस जो पावरफुल बोले जाते हैं, तो हो गए तो बहुत सारे मेरे को पता है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक क्यूरेट करके आपने वो 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस के बारे में आप बता सकते हो तो। सो एक एफर्मेशन जो I have been inspired by Louis Hay, writer of the book called You Can Heal Your Life, is something that I follow every single day. It goes like, all is well in my world, everything is happening for my highest good, out of this situation only good will come and I am safe. Wow. तो ये आप एफर्म करें, जो भी आपकी लाइफ में है सब अच्छा चल रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और अगर आपको ऐसे लगता है कि जो आपके अनुसार नहीं हो रहा है वो आपको सेफ रखने के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे एफर्मेशन के लिए कमेंट के अंदर आप एफर्मेशन डाल दीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीएम कर लेंगे, और मैं जो भी एफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं उनकी लिंक और उनकी फ्यूचर कॉन्टेंट भी आपको मिल जाएगा। तो अभी आगे हम बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट वाया फ्रेमिंग ऑफ माइंड, क्योंकि जो हमारा माइंड है, लाइक आपकी बात कर रहे तो आपने एक फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किया, 17 साल से आप दुबई में है, और आपने लास्ट 3 से 4 साल के अंदर आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि आपने अपनी इंडस्ट्री से, फाइनेंस इंडस्ट्री जो हमेशा डेटा के ऊपर चलती है, नंबर्स के ऊपर चलती है, वो छोड़ के आपने पब्लिक स्पीकिंग में आए, आप मैनिफेस्टेशन में आए। तो ये कैसे हो सकता है? और जो भी लोग ये चीज़ सुन रहे हैं, अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में सुन रहे हैं, इन मिड एज जो 30, 35 या 40 साल की उम्र के बाद हैविंग फैमिली, वो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? मेरा जो ट्रांजिशन है वो यही एज से चालू हुआ था, 35-36, जब मैंने अपने फर्स्ट सर्टिफिकेट्स एक्वायर किए थे, जब मैंने सोचा था कि मुझे ये फील्ड में जाना है। तो वो 3 स्टेप्स मेरे लिए बहुत ही पावरफुल है। फर्स्ट इज आस्क, बिलीव एंड रिसीव। कुछ अगर आपको चाहिए तो पहले आप उसको बहुत ही स्पेसिफिक वे में डिफाइन कीजिए क्या चाहिए। टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है ताकि आप प्रोकास्टिनेट नहीं करते रहें। अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं मतलब देयर इज सम इनर रेजिस्टेंस इन यू। आइडेंटिफाई, वर्क विद द कोच, वर्क विद द मेंटोर, बिकॉज अनलेस यू रिमूव दैट रेजिस्टेंस, जो आपका बिलीफ सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आप एक्शन स्टेप्स लिखेंगे भी, क्लैरिटी भी होगी, बट आप को रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो जब आप क्लियर हो जाते हैं क्या चाहिए, एक एक्शन प्लान बन जाता है, फिर आपको उस पे काम करते जाना है, बिलीफ्स पे काम करना है, एंड रिसीविंग मींस लेटिंग गो। तो नहीं, इसको हम एग्जांपल से ले रहे हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल कि मेरे को 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, राइट? तो मेरे लिए क्या पाथ होगा और मैं किस तरह से मैनिफेस्टेशन करूं? जैसे आपने 3 बोला, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 स्टेप है, और मेरे को 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, और मेरे को शायद रोल्स रॉयस लेनी है। ठीक है, अभी कहाँ से शुरू करेंगे? आपके 100 करोड़ की कंपनी है, बट अभी आप कहाँ हैं? अभी समझो कि हमारा 20 करोड़ का टर्नओवर है। ओके, और तो आप जो बोले टाइम फ्रेम चाहिए, तो उसको किस तरह से हम फ्रेम करें? ओके, अभी एक चीज है कि आप जो भी एक आपका जो मनी गोल टारगेट है उसको आप कैसे अचीव करने का सोच रहे हैं? यही बिजनेस से, क्या बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं? अच्छा, तो दैट मींस उसको भी ऐड करना होता है। हाँ, जब क्लैरिटी बोलते हैं, ठीक है, तो हवा में से तो कहीं वो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, जब आप एक्शन बोलते हैं तो हैविंग अ बिग गोल इज अमेजिंग, यू नो, बट क्लैरिटी के आप गोल कैसे अचीव करने वाले हैं वो तो बहुत जरूरी है। राइट, ओके, तो दैट मींस कि मेरे को हमारे एब्रॉड एजुकेशन बिजनेस के अंदर ही 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। ओके, अभी आपको ये देखना है कि आपकी एक ऑफिस कितना बिजनेस जनरेट करती है। ठीक है, 100 करोड़ बनाने के लिए आपको कितने ब्रांचेस कितने देशों में ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, क्योंकि हर एक जगह पे तो वो सारा कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। लेकिन फिर आपका एवरेज, आप 1 साल में कितना पैसा बनाते हैं, और उसमें आप ग्रोथ फैक्टर डालेंगे अपने बिजनेस का ग्रोथ। इससे आपको पता चलेगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन करते समय आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप लॉजिकली सोचते हो कि मुझे इतना टाइम लगेगा, वो आप यूनिवर्सल पावर को कंसिडर करके वो
टाइम फ्रेम आप कम कर सकते हैं। ओके ठीक है, काम आपको वही करना है, एक्शन, हार्डवर्क, प्रैक्टिसेस, वो सब कुछ करना है। बट जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को समझ के यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइन होते हो तो वो आपका एक तो इजी और एफर्टलेस बन जाता है और टाइम फ्रेम रिड्यूस हो सकता है टू बिग एक्सटेंट। वाओ, दैट्स अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। तो कोई भी स्टूडेंट है जो अभी दुबई में बैठा है या मे बी यूएस में बैठा है या कनाडा में बैठा है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, तो और समझो कि उसको फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, तो वो एक अच्छी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, तो उसको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनी, एप्पल के अंदर जॉब चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे करे और किस हिसाब से करे कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, जैसे आपने बताया? अगर क्लैरिटी है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब चाहिए, 3 तरीके के एफर्मेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है अभी जो आपके पास है उसको मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी एफर्मेशन बोलते हैं। मेंटेनेंस मतलब जो भी आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल हो। अभी आप एप्पल या उधर काम नहीं कर रहे हो बट यू बी ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट यू हैव। यू नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले वो एक्नॉलेज करें। ठीक है, दूसरा बोलते हैं हम गोल एफर्मेशन। उसके बाद आप ये बोलेंगे दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव गॉट अ जॉब इन XYZ कंपनी। ठीक है, एक हुआ मेंटेनेंस, एक हुआ गोल एफर्मेशन और एक हुआ एक्शन फ्रीक्वेंसी का एफर्मेशन। यहाँ पे आपको ये लिखना है दैट आई एम applying for jobs to these many organizations. I'm confident that I'll clear my interview. जो भी आपको जो रेजिस्टेंस लगता है ना कि जिस वजह से आपको वो जॉब नहीं मिल रही है, वो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस सेंटेंसेस फ्रेम करना है, वो रिपीट करना है। So first be grateful about the job that you have. Second, be grateful कि आपको जॉब ऑलरेडी मिल गया है in present tense. And third, you'll write affirmations around एक्शन स्टेप्स कि आपको वो जॉब कैसे मिल रहा है। तो आपका माइंड भी बिलीव करने लगेगा और धीरे धीरे, एंड ऑल ऑफ दैट डोंट डू फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेस्परेटनेस कि ये मेरे पास नहीं है, नहीं, ये तो होना ही है। ग्रेट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अमेजिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन अभी सबसे हम जो इंडस्ट्रीज में डील कर रहे हैं वो एब्रॉड एजुकेशन इंडस्ट्रीज है और हमारे वहाँ वीज़ा को लेके बहुत ही एंग्जाइटी होती है। तो आई थिंक मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो यूएस वीज़ा की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी होती है कि वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। इसमें मैंने आई थिंक लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, बिकॉज यूएस जाने की प्रोसेस के अंदर 1.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वीज़ा इंटरव्यू में डिसीजन मिलता है कि इंटरव्यू क्रैक किया है कि नहीं किया है, यस या नो, आप यूएस जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। और हर एक स्टूडेंट, मैंने अभी तक 10,000 स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा हमने भेजे हैं, बात किया है, तो हर एक के पास एंग्जाइटी रहती है। तो आप ऐसा कोई एक मैनिफेस्टेशन बताइए जिसकी वजह से स्टूडेंट वो मैनिफेस्टेशन करे तो ऑन द स्पॉट 1 मिनट या 2 मिनट में वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए और उनके वीजा के एक्सेप्टेंस से चांसेस खुद बढ़े या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े वहां पे जाके। मैनिफेस्टेशन ये 1-2 मिनट का वो काम नहीं है, वो 2 मिनट में दे परफॉर्म मैजिकली। उसके लिए उनको काम 2 महीने पहले काम करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ 6 महीने पहले काम करना है, तो हम समझ लो कि 2 महीने पहले मेरे स्टूडेंट काम करना शुरू करते हैं, तो आप क्या गाइड करोगे उनसे कि 2 महीने में क्या करना है? अभी पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिजेक्शन के रीजंस क्या हैं। अगर स्टूडेंट को ये पता है कि ये रिजेक्शन के रीजंस हैं और मैं कहीं इनमें आई एम नॉट फॉलोइंग इन दैट क्राइटेरिया, तो फिर एंग्जाइटी रखने का क्या मतलब है? हाँ, यस, वो लेकिन होता ही है, बिकॉज सबने बोला ना कि यूएस वीजा इंटरव्यू बहुत टफ होता है, आपको समझ में नहीं आता है और 1-2 घंटे तक आपको लाइन में खड़े रहना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा तब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो आई थिंक वो 1 या 2 मिनट में प्रिपरेशंस, ये सब माइंडसेट है। ये आप एनवायरनमेंट से ये चीजें पिक कर रहे हो और आप इसको बार बार सोच के बड़ा बना रहे हो। ठीक है, अगर आप क्लैरिटी ला देते हो कि ये रीजन की वजह से रिजेक्शन हो सकता है और मैं इन सब रीजन में क्लियर हूँ, तो पहले तो आप माइंडसेट बना लें कि मुझे मिल ही जाएगा। प्रिपरेशन वाइज मोर और लेस आपके पास क्वेश्चंस भी हैं कि आपको क्या पूछा जाएगा, उसके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करें। 10 बार बोले, 25 बार बोले, मिरर के आगे खड़े हो जाए, बोले इतनी हद तक कि वो आपको एक नेचुरल फ्लो बन जाए। 25 से 50 क्वेश्चन पे प्रिपेयर कर लें। अगेन, कॉन्फिडेंस इज अ मसल, इट्स अ लर्नेबल स्किल। ठीक है, तो जैसे आपने 2 महीने पहले बोला ना, तो कोई टेक्निक वर्ड है या कुछ ऐसे एफर्मेशन है जैसे आपके बच्चे लोग लिख के रखे कि भाई मेरे को वीजा मिल गया है, लाइक व्हाट आर द एफर्मेशंस दे आर डूइंग? बिकॉज आई थिंक ये
चीज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट करने वाले हैं और उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने ये टेक्निक इंप्लीमेंट करके उनके वीजा निकले हैं। तो आप ऐसे 2-3 एफर्मेशन बताइए जो मेरे को और हमारे पूरे 1.5 लाख फॉलोअर की फैमिली को भी पता चले कि ये चीज करने से ये फायदा होगा और ये उसका रिजल्ट भी आएगा। जब भी आपको एक गोल चाहिए तो मैंने आपको 3 तरह के एफर्मेशन yes. जो भी लाइफ में अचीव किया है तब तक एजुकेशन, फर्स्ट बी ग्रेटफुल अबाउट इट। जो चाहिए जिस भी कंट्री में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, अगेन फ्रेम एन अफर्मेशन दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी व्हिच इज located here. Yes. Okay? And thank you universe, it's done. Okay. Now comes the action part. Action part mein I have cleared my interview. I'm so happy and grateful now. My interview is cleared. I'm so happy and grateful now that I'm shifting there. I'm so happy and grateful now that I have my friends along with me. वो सारी चीजें affirm करते जाएं. Right. जो as if it is already done. आपके action steps में. Okay. It is all about making your mind believe that this is possible for you. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. Right. और जो actual reasons हैं जिससे वजह से rejection हो सकता है उस पे तो काम करना ही है. वो तो definitely. But this is अगर सब कुछ ठीक है तो एक डर और एंजाइटी क्रिएट करके आप अपना रिजेक्शन मैनिफेस्ट नहीं करें. यस क्योंकि आई थिंक प्रिपरेशन हर लोग करते हैं. देखो हमने देखा है ना कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन हर लोग करते हैं, लेकिन जो एंजाइटी, डर, जो ऐसे बोला आपने बोला ना कि हमने अपने आप एक ऑरा क्रिएट कर दिया है नेगेटिविटी का, तो उससे दूर कैसे रहना है. तो उससे ये तो एक वीजा की बात हो गई, लेकिन रियल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आता है कि एंजाइटी हो जाती है. हमको लग रहा है कि हमने 100% दिया है तो भी वो काम नहीं कर रहा है. तो मैनिफेस्टेशन उसको थोड़ा लिफ्ट कर सकता है या मैनिफेस्टेशन उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है. एंजाइटी है ना एक नेगेटिव इमोशन है. ठीक है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने वो सुना होगा वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. यस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल अवेयरनेस और रेगुलेशन. ओके. एक बार जब आपको पता चलता है कि आई एम फीलिंग एंग्शियस, कि एंग्शियसनेस या स्ट्रेस कब होता है? व्हेन समथिंग डजंट गो एज पर योर एक्सपेक्टेशन. ओके. जो नॉन कंट्रोलेबल है वहाँ एक्सेप्टेंस की हो गया, नहीं हो सकता कुछ भी. जो कंट्रोलेबल्स है उस पे फोकस करें और प्रोग्रेस करें. ओके. सी इन टुडेज लाइफ there is so much of it's a competitive world. You cannot get rid of anxiety or stress forever. You need to learn to live with it but manage it so it doesn't affect your body. Okay. और वो माइंडफुलनेस है जो मेडिटेशन टेक्निक मैंने आपसे शेयर की 5-5-5 वाली, हमें हर 2 घंटे पे करें. जैसे हम एक पेट को टेम करते हैं ना घर पे, वैसे हमें अपने माइंड को टेम करना है. Okay. हर 2 घंटे में जब आप अपना नर्वस सिस्टम रिलैक्स रखोगे वो आपकी आदत बन जाएगी. पहले वो नर्वसनेस जो आपके साथ 1 घंटा रहती थी वो शायद 5 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट में खत्म हो जाएगी. एंड देन दैट विल बिकम योर नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, कामनेस, पीस ऑफ माइंड. फिर और एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स. ये क्या है? हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और किसी ने हमें कुछ ऐसा कह दिया जिससे हमें बुरा लग गया. अब हमें स्पॉन्टेनियसली क्या करना है? ऐसा कुछ बोलना कि उसको बुरा लग जाए. इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करना. ओके. जब हम ये करते हैं तो हम अपने अंदर भी नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहे हैं. राइट. रिस्पॉन्ड का फिनोमेना क्या है? पॉज एंड रिफ्लेक्ट. अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो सामने वाले ने वो शब्द बोल के अपने कर्म खराब किए हैं, हमें नहीं करने हैं. पॉज एंड रिफ्लेक्ट, फॉरगिव दैट पर्सन, लेट गो. और अगर कुछ बोलना है तो आप उसको ऐसे बोले, आपने मुझे बोला है मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड दैट्स इट. ओके. नेगेटिव वे में रिएक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है. सही बात है, बहुत सही बात है. तो अभी मैं आपको वो पूछना